नमस्कार। तो बात है साल 2025 की, जब अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जैसे एक भूचाल ला दिया। इसे नाम दिया गया टैरिफ शॉक वेव। आज हम इसी को समझने वाले हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिसी का बदलना भर नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने ग्लोबल ट्रेड के सारे नियम शायद हमेशा के लिए बदल दिए। अब ये कितना बड़ा कदम था, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे इतिहास में जाना होगा। पता है, ये नीति 1930 के दशक के बाद से अमेरिका की सबसे ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट यानी संरक्षणवादी ट्रेड पॉलिसी थी। मतलब इसका जो स्केल था, जो दायरा था, वो वाकई में ऐतिहासिक था। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है बस एक नंबर, 18%। सोचिए, अक्टूबर 2025 तक अमेरिका की एवरेज टैरिफ रेट यही थी, 18%। और ये पिछले लगभग 90 सालों में सबसे ऊंची दर थी। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा असर वो पड़ा पूरी की पूरी इकोनॉमी पर। ये कहानी सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स की नहीं थी, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने की थी। चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। इस सारी उथल पुथल की जो जड़ थी ना, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं डिमांड डिस्ट्रक्शन। मतलब सीधी सी बात है, जब कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं और मार्केट में अनिश्चितता फैल जाती है, तो लोग और कंपनियां दोनों ही खरीदना कम कर देते हैं, और ये एक परमानेंट बदलाव होता है। तो असली दिक्कत सप्लाई की नहीं थी, दिक्कत थी मांग के खत्म हो जाने की। और इसका असर सीधा देश की ग्रोथ पर। इसी डिमांड डिस्ट्रक्शन की वजह से 2026 तक रियल जीडीपी ग्रोथ में हर साल ½ % की गिरावट का अनुमान लगाया गया। अब सुनने में ये छोटा लग सकता है, पर यह एक बहुत बड़ी मंदी है। और जब इकोनॉमी पे असर पड़ता है, तो वो सीधे आम इंसान की जेब पर महसूस होता है ना? लंबे समय में इसका मतलब था कि हर परिवार की इनकम में करीब करीब $1500 की सीधी कमी। एक और असर देखना है। चलिए गाड़ियों की बात करते हैं। इन टैरिफ की वजह से एक एवरेज गाड़ी की कीमत में लंबे समय में $4500 का इजाफा हो गया। जी हां, $4500। अब ये जो इकोनॉमी का सिकुड़ना था, ये सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों में नहीं दिख रहा था। इसका असली ड्रामा तो कमोडिटी मार्केट्स में देखने को मिला, जहां हर सेक्टर की अपनी एक अलग ही कहानी चल रही थी। सबसे जबरदस्त ड्रामा हुआ मेटल्स मार्केट में। यहां तो जैसे हाहाकार मच गया। अमेरिकी स्टील और एल्यूमिनियम के दाम यूरोप के मुकाबले आसमान छूने लगे। और तो और स्क्रैप प्रीमियम, जो मार्केट का एक बहुत जरूरी इंडिकेटर माना जाता है, वो 270% बढ़ गया। इसका असर इतना गहरा हुआ कि महंगे स्टील की वजह से जरूरी एनर्जी प्रोजेक्ट्स तक का काम रुकने लगा। और अगर पॉलिसी की अनिश्चितता से होने वाले केओस का कोई बेस्ट उदाहरण देखना हो, तो वो है कॉपर मार्केट। जरा सुनिए हुआ क्या। पहले सरकार ने 50% टैरिफ की घोषणा कर दी। बस फिर क्या था, ट्रेडर्स ने रिकॉर्ड तोड़ तांबा अमेरिका भेजना शुरू कर दिया और कीमतें रॉकेट बन गई। लेकिन फिर अचानक सरकार ने रिफाइंड कॉपर को टैरिफ से छूट दे दी। नतीजा, मार्केट क्रैश। और जिन लोगों ने ऊंची कीमतों पे दांव लगाया था, उन्हें हुआ जबरदस्त नुकसान। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, जिस पर दोहरी मार पड़ी। एक तरफ तो इंपोर्ट्स पर सीधे टैरिफ लगे, जिससे देश में कीमतें बढ़ गईं, और दूसरी तरफ अमेरिका के ट्रेड पार्टनर्स ने जवाबी कार्रवाई कर दी, जिससे ग्लोबल ट्रेड के रास्ते ही बदल गए। इसके कुछ उदाहरण तो वाकई चौंकाने वाले हैं। एक तरफ ब्राजील और वियतनाम पर टैरिफ लगने से कॉफी के दाम 50 साल के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ चीन ने जवाबी टैरिफ लगाकर अमेरिकी सोयाबीन के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। और ये मौका किसने लपका? ब्राजील और अर्जेंटीना ने। और ये बस एक सीजन का बदलाव नहीं था, ये ग्लोबल ट्रेड के नक्शे पर एक परमानेंट बदलाव की तरह। चलिए अब एक पहेली की बात करते हैं। एनर्जी सेक्टर पर कोई सीधा टैरिफ नहीं लगाया गया था, फिर भी तेल की कीमतें गिर गईं। ऐसा कैसे हुआ? खैर, इसका जवाब छिपा था ग्लोबल मंदी के डर में। और अमेरिकी तेल प्रोड्यूसर्स की हालत को ये एक कोटेशन बखूबी बयां करता है। जरा सोचिए, वो दोहरी मार झेल रहे थे। एक तरफ उन्हें अपने तेल के दाम कम मिल रहे थे, और दूसरी तरफ स्टील पर टैरिफ की वजह से उनके पाइपलाइन और दूसरे इक्विपमेंट बनाने का खर्चा बढ़ गया था। मतलब उनके लिए अब $70 प्रति बैरल पर तेल बेचना भी वैसा ही था जैसा पहले $50 पर होता था। उनका प्रॉफिट मार्जिन बस खत्म हो रहा था। और क्योंकि आज की दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ये असर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा। इन टैरिफ्स ने पूरी दुनिया में विनर्स और लूजर्स की एक नई लिस्ट बना दी, और हर देश के लिए इसका नतीजा बहुत अलग था। ये चार्ट देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। कनाडा, जो मेटल्स एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है, उसे सबसे बड़ी चोट पहुंची। खुद अमेरिका को भी नुकसान हुआ।
और दिलचस्प बात यह है कि यूके को थोड़ा सा फायदा हुआ, क्योंकि उसके कुछ खास ट्रेड अग्रीमेंट्स ने उसे इन टैरिफ से बचा लिया और वो दूसरों के छोड़े हुए मार्केट में अपनी जगह बना पाए। और अलग अलग देशों की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ब्राजील को अपने बीफ और कॉफी जैसे बड़े एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ झेलना पड़ा। मेक्सिको अपने ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से काफी हद तक बच तो गया, लेकिन मार्केट की अनिश्चितता ने उसे भी नहीं छोड़ा। और भारत में यहां सोने और तेल की कीमतों में तुरंत ही बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले। लेकिन शायद सबसे जरूरी बात यह है कि इसका सबसे भारी बोझ सबसे कमजोर देशों पर पड़ा। जो उभरते हुए बाजार थे, जो सबसे कम विकसित देश थे, उन्हें कम एक्सपोर्ट, कम डिमांड और लोन संकट के बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ा, क्योंकि सीधी सी बात है, उनके पास इन बड़े बदलावों से निपटने के साधन कम होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब एक नए दौर की शुरुआत थी? चलिए इन टैरिफ्स के जो परमानेंट और स्ट्रक्चरल असर हुए उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। असली नुकसान सिर्फ टैरिफ के पैसों का नहीं था, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी कॉस्ट थी, अनिश्चितता की। कंपनियों को पता ही नहीं था कि कल सरकार का अगला कदम क्या होगा, और इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी में बिजनेस करने की जो लागत थी वो अक्सर खुद टैरिफ से भी ज्यादा थी। तो आगे क्या? 2026 के लिए एक न्यू नॉर्मल साफ दिखने लगा था। मतलब ट्रेड के पुराने तौर तरीके अब वापस नहीं आने वाले थे। इसके बजाय 3 चीजें हो रही थीं। 1, सप्लाई चेन्स को फिर से बैलेंस किया जा रहा था, कंपनियां नए सप्लायर्स ढूंढ रही थीं। 2, नए नए ट्रेडिंग ब्लॉक्स बन रहे थे। और 3, अब कीमतें शुरुआती झटके को नहीं बल्कि इन परमानेंट बदलावों को रिफ्लेक्ट कर रही थी। और ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये जो व्यापार के नए रास्ते बने हैं, ये सिर्फ एक टेम्परेरी रास्ता है, या फिर हम सच में अपनी आंखों के सामने दुनिया के व्यापार का नक्शा हमेशा के लिए बदलते हुए देख रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही आने वाले कई सालों तक दुनिया की दिशा तय करेगा।